नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान में अब सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका का ट्रंप धमकी तक दे चुका है कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलीबारी करने की कोशिश करी तो मेरी सेना पहले से ही मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और मैं इस बार डेल्टा फोर्स को भेजने वाला हूं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ईरान में अचानक से ये क्या हो गया जिसकी वजह से ईरान के तकरीबन कई लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। ये मस्जिद जो कि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर मौजूद थी, जहां पर लाखों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, अब इस मस्जिद के अंदर आग लगा दी गई। ईरान में रहने वाली महिलाओं ने एक टाइम पहले जब प्रोटेस्ट किया था तो अपने बालों तक को काट दिया था और इस बार के प्रोटेस्ट में उन्होंने बुरखों तक को जला दिया और इसके साथ ही ईरान का फ्लैग तक बदला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये चिंगारी कहां से भड़की और एक बार फिर से भारत के ही पड़ोसी देश के अंदर फिर से जेएनजी आंदोलन क्यों हो रहा है और इसके ऊपर ट्रंप चचा किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है, आज ईरान के अंदर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर एक नजर डाल लीजिए, ईरान में जो आंदोलन हो रहा है अब वो हिंसक प्रदर्शन के रूप में बदलता जा रहा है, क्योंकि अब तक यानी कि 14 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए और 217 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और यहाँ तक कि ईरान की सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है, यानी कि सेना बोल रही है कि अगर इस प्रदर्शन के अंदर आप बच्चों को भी शामिल करते हैं और फिर अगर हम फायरिंग करते हैं और उन्हें गोली लग जाती है तो फिर बाद में शिकायत करने के लिए मत आना। ये तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ ही रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आती है कि प्रदर्शनकारियों ने तेहरान के अंदर एक मस्जिद जिसका नाम है अल रसूल मस्जिद, इसके अंदर आग लगा दी और इसके बाहर पोस्टर तक लगाए कि अब हम इस मस्जिद के अंदर कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे और हम अब इस्लाम धर्म को नहीं मानेंगे, इसके फ्लैग को भी नहीं पूजेंगे। और ऐसा कहते हुए तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से जो है कबूल करने से इनकार कर दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम है खamenei और ये पिछले 37 साल से सत्ता में हैं, पर अब शायद अब इनकी सत्ता जो है जाने वाली है, पूरी डगमगाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग एक टाइम पर इनका बहुत ज्यादा समर्थन किया करते थे आज इनके ही विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और लगातार इनसे कई प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ईरान है कहां पर और भारत से कितनी दूरी पर है, और आप मुझे जरा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था और आज इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ। तो मैं इसकी कहानी शुरू से ही आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर मैप में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारा देश पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था तो बिल्कुल भारत का करीबी कहलाता था ईरान। आज पाकिस्तान अलग है और पाकिस्तान का जस्ट पड़ोसी है ईरान, भारत का भी अच्छा मित्र है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ईरान। अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर 28 दिसंबर 2025 को ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन नहीं, सिर्फ वहां के रहने वाले व्यापारियों की तरफ से एक छोटा मोटा प्रदर्शन किया जा रहा था। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया सरकार ने और इनकी आमदनी जो है वो लगातार डाउन होते दिखाई दे रही है, यानी कि डॉलर के सामने इनके यहाँ की जो करेंसी है रियाल जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। अगर किसी इंसान को एक छोटा सा कुछ पैकेट खरीदना है, जैसे सिगरेट हम मान लेते हैं, वो भी अगर खरीदने हैं तो इतना सारा जो है उनको रियाल लेके जाना होता है, जिसकी वजह से उनको एक सिगरेट का पैकेट मिलेगा। कोई भी आप मान के चलिए अगर कोई छोटी वस्तु भी खरीदना है तो वो क्या हो रहा है, इनकी डॉलर के सामने इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन होती दिखाई दे रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई थी और उसी महंगाई से परेशान होकर ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर 28 दिसंबर को एक बाजार जिसका नाम है ग्रैंड बाजार, और इसी बाजार के अंदर व्यापारियों का एक ग्रुप बनाया गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स आप लगा रहे हो, आमदनी कुछ नहीं है, सरकार को सुनना चाहिए। ये बात जब दूसरे व्यापारी लोगों को पता चली तो उन्होंने भी इनका साथ देने के लिए 29 दिसंबर यानी कि एक दिन बाद दूसरे शहरों के अंदर छोटा मोटा आंदोलन शुरू कर दिया। 29 तारीख के बाद में ये आंदोलन थोड़ा और ज्यादा भड़कना तब शुरू हुआ जब तारीख आती है 30 दिसंबर की, और 30 दिसंबर को पहली बार इस आंदोलन के अंदर जेनजी शामिल हो जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं, वो भी
एक दो यूनिवर्सिटी, एक दो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नहीं बल्कि 10 विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ज़ेनजी जो हैं इस बार आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि जैसे ही ईरान और इजराइल का संघर्ष हुआ था, अभी 2025 में ही ये लड़ाई थे, उसके बाद में कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध जो है ईरान के ऊपर लग चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तेल पर डिपेंड है। तो सरकार को कुछ यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। बार बार इस प्रकार की नारेबाजी जो है 30 दिसंबर को शुरू हो जाती है। 30 दिसंबर का समय बीतता है, आंदोलन और भी थोड़ा और बढ़ते जाता है। तारीख आ जाती है 31 दिसंबर की और 31 दिसंबर के दिन ये आंदोलन, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है ईरान का मैप और ईरान में टोटल 31 प्रांत है, स्टेट आप बोल सकते हैं। 31 स्टेट है, उनमें से 21 स्टेट के अंदर ये आंदोलन जोरों शोरों से शुरू हो जाता है और हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब तारीख आ जाती है 1 जनवरी 2026 की और जैसे ही 1 जनवरी 2026 की तारीख आती है ये आंदोलन थोड़ा सा हिंसक बढ़ जाता है क्योंकि सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए थे और सरकार के पास में जितनी भी सेना है वो उनको रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिस वजह से आंदोलन इतना ज्यादा हिंसक होता है कि वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में पहली बार झड़प होती है और उसकी वजह से 2 लोगों की मौत यहां पर हो जाती है। और इसी आंदोलन के बीच में पहली बार यानी कि 1979 के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को छीना गया था, यानी कि 1979 के अंदर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य रिपब्लिकन घोषित कर दिया गया था कि आज से ये एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ पर शरिया कानून चलेगा और महिलाओं को बुर्का पहनना, हिजाब बांधना अनिवार्य करना पड़ेगा। और अब जो ये आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन के बीच में महिलाओं ने अपने जितने भी हिजाब थे उन सबको निकालकर फेंक दिया और जैसे जैसे ये गिनती बढ़ती गई, आज के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं 11 जनवरी की, तो अब तक ईरान के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को नकारा है। खास करके महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर रहा है और यहाँ पर महिलाएं बुर्खा छोड़ के बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं, बुर्खाओं को और हिजाब को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। वहीं हम भारत में बात करें तो महिलाएं सार्वजनिक तौर पर अगर एक टीका भी लगवाने के लिए जा रही हैं तो बुर्खा पहन के जाती है। तो भारत में भी ये बुर्के पूरी तरीके से बंद हो ही जाने चाहिए। पहले भी जब 1979 में जब इस्लामिक देश ये घोषित हो रहा था तब भी महिलाओं ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था। उस समय बाल तक काट दिए गए थे और आप सभी को याद होगा इजराइल वालों ने कई बार ईरान के जो इंटरनेट टीवी सेट वगैरह हैं सबको हैक करके ये वीडियोस क्लिप कई बार जो है ईरान की सरकार के खिलाफ चलाया है। अब अमेरिका और इजराइल तो हमेशा यही चाहते थे कि ईरानी जितनी भी जनता है वो सबकी सब इस सरकार के खिलाफ हो जाए ताकि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले ले। इसी प्रोटेस्ट के अंदर जो नए प्रकार के नारेबाजी निकल के आती है वो आती है फ्री ईरान, यानी कि ईरान को पूरी तरीके से मुक्त करो, फ्री करो, इस प्रकार की नारेबाजी चल रही है। आगे डेट और भी जानेंगे पर ये उसी डेट की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और ये आंदोलन जिस प्रकार से ईरान के अंदर तेजी से बढ़ रहा था इसका इफेक्ट दूसरे देशों के अंदर भी देखने को मिल रहा था। और दूसरे देशों में कैसे देखने को मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। ये जो एक लड़का है और यहाँ पर एक पूरा फ्लैग जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ईरान का फ्लैग, जिसे ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ईरानी दूतावास के ऊपर लगा रखा था और इससे वो लड़का वहां जाता है और पूरी तरीके से इस फ्लैग को निकाल के पुराना 1979 से पहले जो ईरान के पास में फ्लैग हुआ करता था और आज का ईरान पहले पारसिया यानी कि फारसियों का देश जो कहलाता था और फारसियों का जो फ्लैग था उस फ्लैग को यहाँ पर लगा दिया जाता है। यानी ये पुराना फ्लैग और ये नया फ्लैग, पुराने फ्लैग में आपको दिखाई दे रहा होगा सूरज और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शेर, जिस फ्लैग को आज ईरान की जनता ने बड़े प्यार से वापस से अपना लिया है कि यही हमारा फ्लैग है और यही हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। पर हम इस फ्लैग को अब नहीं मानते हैं और इस फ्लैग के सिंबल जहां जहां लगे हुए थे, लोहे से बने हुए स्मारक वगैरह जो थे, उन्हें पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर दी है ईरान के लोगों ने। साथ ही आप देखिए ईरानी महिलाएं खामनेई से इतनी बुरी तरीके से दुखी हो चुकी हैं कि वो सिगरेट तक पी रही हैं ये उनकी तस्वीर को जलाते हुए। और यहाँ जो मैंने फोटो ली है ये फोटो है 1979 की, जब इनका दौर शुरू हुआ था उस समय भी जो है यहाँ पर तस्वीर को जला दिया गया था। तो आप देखिए महिलाएं किस प्रकार से योगदान दे रही हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर किसी धर्म को बनाना है, किसी धर्म को बिगाड़ना है तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का होता है
तो वो एक महिला का होता है। और अगर आप महिलाओं के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करेंगे तो वो किसी दिन ऐसे ही खुलकर सामने आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी के बाद में जब 3 जनवरी का दिन आता है तो खामनेई को बड़ा भयंकर गुस्सा आ जाता है। और खामनेई को जब गुस्सा आता है तो वो एक इशारा करते हैं कि ये जो दंगा हो रहा है ईरान के अंदर, वो ईरान की जनता नहीं कर रही है, ये किसी और देश का काम है और किसी और देश की तरफ से कराया जा रहा है। इसी वजह से खामनेई पहली बार अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, प्रदर्शनकारियों को एक नाम देते हैं और ये नाम होता है दंगाई। और जैसे ही लोगों को दंगाई कह दिया गया, लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा भड़का और 3 जनवरी के बाद में 5 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 21 की बजाय 28 स्टेट शामिल हो गए। और 28 स्टेट के 369 शहरों के अंदर खास करके सबसे बड़ा आंदोलन ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर शुरू हुआ। और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था, हिंसक रूप लेता जा रहा था और एक और बहुत बड़े शख्स को लेकर इस आंदोलन के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है। और वो शख्स कौन सा है? ये शख्स हैं रजा पहलवी। रजा पहलवी जो कि 1979 से पहले ईरान के अंदर जो राजशाही शासन हुआ करता था उनके अंतिम सम्राट ये हैं। और इन्हें लेकर मांग उठना शुरू हो जाती है कि हमें वापस राजशाही शासन चाहिए, ईरान के अंदर खाम नहीं चाहिए, ईरान के अंदर पहलवी चाहिए, जिसे लेकर नारेबाजी शुरू हो जाती है। और इसके लिए ट्रम्प के सामने भी दुहाई लगाई जाती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रजा पहलवी, जो कि राजा के अंतिम छोर के हम क्षेत्र से हम कह सकते हैं कि भाई अंतिम बादशाह थे ये। और इन्होंने भी खुलकर जो है अब सामने आना बेटर समझा और ये बोलते हैं, जनता से आग्रह करते हैं कि अब जितनी भी पब्लिक है उन सबको सड़क पर आना होगा, सबको अच्छे से प्रोटेस्ट करना होगा। और मैं भी शायद अब अमेरिका से वापस लौटने वाला हूं। अब ये अमेरिका में क्या कर रहे थे, क्योंकि ये अमेरिका में आज से नहीं बल्कि 50 साल प्लस इनको अमेरिका में हो चुके हैं। ये अमेरिका क्यों गए उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करते हैं। ये आपको इनकी फोटो दिखाई दे रही होगी जो कि राजशाही फोटो है। अब रजा पहलवी की अगर हम बात करें तो ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं ये। इन्हें भगा दिया था जब खामनेई की सरकार बनी थी, तो इन्हें भगा दिया और पिछले 50 साल से ये वहां पर रह रहे हैं। आज इनकी उम्र 60 साल हो गई, मतलब 10 साल के थे तब जो है ये कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे अगर मेरे देश के लिए, देश को बचाने के लिए वापस लौट के आना पड़े तो मैं आने के लिए रेडी हूं, पर उससे पहले मैं ट्रम्प से मदद मांगूंगा कि मेरे यहाँ की जनता को बचाने का काम आप कीजिए, क्योंकि खामनेई बड़ा क्रूर है और ये किसी भी वक्त सख्त कार्रवाई के लिए, खूनी खेल खेलने के लिए आदेश दे सकता है। और इसी वजह से ट्रम्प ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा करी और किसी भी प्रकार का आंदोलन कारियों को रोकने की कोशिश करी या इनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई करी तो फिर मैं ईरान के ऊपर हमला करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। ये स्टेटमेंट दिया गया है ट्रम्प की तरफ से। फिर हम बात करते हैं 6 जनवरी के बाद में 7 जनवरी की। 7 जनवरी के दिन जो है आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया, क्योंकि ईरान की सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे किस प्रकार के प्रोटेस्ट होंगे। प्रोटेस्ट लगातार होते जा रहे थे, बीच में प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच में झड़प होती जा रही थी, जिसकी वजह से 40 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। फिर हम बात करें 8 जनवरी की, तो 8 जनवरी में 35 से 45 के आसपास जो है लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। अब खामनेई जो है पूरी तरीके से दुखी हो चुका है और इसी दुख की वजह से खामनेई ने एक डिसीजन लिया कि तेहरान के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हम अब उसे पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। दूसरा, ईरान के अंदर जो सेना है उन्हें भी हम हाई अलर्ट पर डाल रहे हैं। और तीसरा, जिस प्रकार से सोशल मीडिया की वजह से ये जेन-जी आंदोलन लगातार फैलते जा रहा है, इसलिए हमें सोशल मीडिया ऐप जितने भी हैं उन्हें पूरी तरीके से बैन करना होगा, बंद करना होगा, जिसका डिसीजन लिया गया। इसके अलावा इंटरनेट सेवा जो इन्हें दे रखी थी, इंटरनेट की सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी। अब जैसे इंटरनेट की सेवा बंद करी तो अमेरिका ने स्टारलिंक से कनेक्ट कर दिया भाई ईरान की जनता को, कि ईरान की जनता दूसरे देशों के साथ में कैसे कनेक्ट रह पाएगी। इसीलिए जैसे स्टारलिंक से कनेक्ट किया तो ईरान ने भी यहाँ पर नए प्रकार की चाल चली। ईरान ने क्या किया, बिजली ही गुल कर दी। भाई बिजली ही नहीं रहेगी, मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा तो क्या कर लोगी तुम, तुम्हारे स्टारलिंक का, है ना। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिया, शटडाउन कर दिया। और अब ये देखना चाह रहे हैं कि आगे किस प्रकार का प्रोटेस्ट हो सकता है,
क्योंकि नए प्रकार की धमकियां तक यहाँ पर मिल रही हैं। अब आगे धमकियां क्या मिली हैं उनके बारे में जानो, उससे पहले एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी और उस बात को सुनकर आप क्या सोचते हैं जरूर से मुझे लिखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है खामनेई, है ना, और इसी खामनेई की तस्वीर आज ईरान के अंदर जलाई जा रही है बहुत बुरी तरीके से। जितनी भी तस्वीरें थी ईरान के अंदर लगभग इसकी सब तस्वीरें जला दी गई है। पर आप जरा इस बात को गौर से सुनिएगा कि खामनेई की तस्वीर को भारत के अंदर नहीं जलाया जाता, भारत के अंदर इसको पूजा जाता है। याद कीजिए 1989 का कश्मीर प्रोटेस्ट, और उसी कश्मीर प्रोटेस्ट के अंदर खामनेई को लेकर नारेबाजी की जाती है कि अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। आप देखिए ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं 2025 की बात भी आपको बता दूं। 2025 की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था कश्मीर के अंदर। शेर और सूरज वाला एक तिरंगा झंडा के साथ जो है उसको लहरा दिया गया था। ईरान का जो पुराना पार्शिया का फ्लैग है जिसको मैंने अभी बताया था, उस फ्लैग को यहाँ पर लहरा दिया गया था, जिसकी वजह से कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को इतनी दिक्कत हो गई कि नए ईरानी फ्लैग को नहीं लहराया। 1979 से पहले जो हुआ करता था उसे कैसे फहरा दिया। इस वजह से खामनेई की तस्वीर लेकर अभी हाल ही में 2025 के अंदर प्रोटेस्ट किया गया, और उस समय भी यही नारेबाजी थी कि खामनेई को अल्लाह हमेशा के लिए सलामत रखे। और उसी खामनेई के देश के अंदर उसी खामनेई के फोटो आज जलाए जा रहे हैं, पर भारत की जनता उसको पूजती है। सब जनता नहीं, पर कश्मीर की खासकर उसे पूज रही है। आगे देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, हालांकि ईरान के पास में इनकम सोर्स हैं क्योंकि वो तेल का निर्यात करता है, कई सारे देशों को तेल बेचता है, यहाँ तक कि भारत को भी दिया है उसने। तो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल के ऊपर डिपेंड है, पर अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंध इसके ऊपर लगा रखे हैं, है ना। और अभी इन दिनों जितने भी पैसे इसने खर्च किए हैं वो सब किए हैं यूरेनियम संवर्धन में, यानी कि न्यूक्लियर परमाणु बनाने के लिए जो है उसने ज्यादातर पैसे खर्च कर दिए। जनता भूखमरी की तरफ जा रही है, बेरोजगारी की तरफ जा रही है, उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाया गया। और खास करके ईरान की हालत तब ज्यादा खराब होना शुरू हो गई जब ईरान और इजराइल का भी हाल ही में युद्ध हुआ। उसके बाद लोगों में लगातार गुस्सा है, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट में यही बात बोल रहे हैं कि राजशाही शासन वापस लेके आ जाओ। अब जैसे ही राजशाही शासन, जो मैंने अंतिम बादशाह का नाम लिया था, अंतिम बादशाह ने जैसे ही ट्रंप से मदद मांगी, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि तुम टेंशन ना लो, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये जो ईरान है ना, इस पूरे आसपास के इलाके में अमेरिका की डेल्टा सेना ऑलरेडी आकर बैठ गई है। अमेरिका की डेल्टा सेना, अब तक की अमेरिका के पास में जितनी भी सेना है उनमें से सबसे खतरनाक सेना अगर कोई है तो वो है डेल्टा सेना। हाँ, ये वही डेल्टा सेना है जिसने अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से किडनैप कर दिया था, उठा लिया था। अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए भी यही सेना जाने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की खतरनाक इसकी सेना है, और इसको ये ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। बस ट्रंप बैठ के इसी बात को देख रहा है, जैसे ही खामनेई प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलीबारी का आदेश देगा या फिर सख्त कार्रवाई के लिए खून खराबा करेगा तो अमेरिका सीधा इसके अंदर इंटरफेयर करेगा। और अगर अमेरिका आता है तो फाइनली इजराइल भी यहाँ पर इंटरफेयर करने वाला है, और फिर आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध बड़े युद्ध में बदल सकता है। अब ये पूरा अंदाजा किस प्रकार से लगाया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है इसकी वजह से। ये जो आपको प्लान दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं डूम्स प्लान। ये क्या है डूम्स प्लान? तो डूम्स डे का अर्थ होता है कयामत का दिन, और इस प्लेन को अमेरिका ने कयामत के लिए ही बनाया हुआ है। अब कयामत के लिए कैसे? अगर ये प्लेन कभी उड़ता है तो वो कहीं ना कहीं खतरा दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका का ये प्लेन आज 50 साल बाद फिर से आसमान में नजर आ रहा है। इससे पहले ये नजर नहीं आ रहा था। एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉर रूम बनाया गया है, यानी कि ट्रंप चचा अगर इसके अंदर सवार हो जाएगा, बैठ जाएगा, किसी भी देश के अंदर परमाणु हमला करना होगा तो वो यहीं बैठकर आदेश दे देगा। एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन किसी का भी कोई असर नहीं होता है। इस प्लेन के अंदर तकरीबन 111 मेंबर को ये बिठा सकता है। 7 दिन तक बिना रुके ये हवा के अंदर उड़ सकता है, हवा में ही रिफ्यूलिंग करने का ये काम कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं अब ये उड़ान भर रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने पिछले 50 सालों में कभी भी इसकी उड़ान नहीं देखी, पर अब जो है ये उड़ रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है, और इसी वजह से ये नए प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आगे आप देखिए, खामनेई जी बोल रहे हैं
खामनेई की अपील है कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश को बर्बाद ना करे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इधर से ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन ले मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर खामनेई जी बोल रहे हैं कि ट्रंप चचा जरा अपने देश को संभालो, मेरे देश में आपको ज्यादा कुछ इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा देश अच्छे से संभाल सकता हूं, किसी दूसरे देश का इंटरफेयर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखिए ईरान की सरकार किस प्रकार से नया एक्शन ले रही है। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी की धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी हाथ में आ गए तो उन्हें हम फांसी की सजा देंगे, जिनमें से 2600 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को तो इन्होंने हिरासत में ले ही लिया है। 217 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो सड़क पर घूम रहे हैं उनके लिए एक फरमान जारी किया गया है कि अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो सरकार क्या बोलेगी कि तुम तो खुदा के दुश्मन हो, मतलब तुम तो खुदा से भी नहीं डर रहे हो, इसीलिए तुम्हें फांसी देने में ज्यादा टाइम तो हमें नहीं लगाना चाहिए। तो अब आप क्या सोचते हैं कि ईरान की जनता जो कर रही है वो सही है या गलत है? क्या ईरान के अंदर इस्लाम अब पूरी तरीके से खतरे में है? क्योंकि इस्लाम में इस बार आग लगाने के लिए ना तो भारत की कोई बीजेपी गई है, ना कोई आरएसएस गया है, ना कोई और हिंदू धर्म का व्यक्ति वहां पर गया है, बल्कि इस्लामिक लोग ही इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस धर्म में उन्हें क्या कुछ दिखाई दे रहा होगा वो तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। तो अब जो है पूरी तरीके से इस्लाम यहाँ पर खतरे में है। लोगों ने करोड़ों की संख्या में इसको कबूलने से मना कर दिया। पुराना पारसिया युग एक बार फिर से ये चाहते हैं, राजतंत्र एक बार ये चाहते हैं। तो क्या खामनेई भाई साहब की जो कुर्सी है वो खतरे में आपको दिखाई दे रही है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट मिलेगा, जिस पे जाके टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल आपको करना है, जिससे आपको जनरेटिव एआई में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं ईरान के एक्शन को लेकर, मुझे जरूर से लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।